कल हम लोगों ने अनुच्छेद 20 सबसेक्शन 2 इसका 300 से क्या अंतर संबंध हो सकता है, इस पर बात की। बस एक बात हम भूल गए, वो बात अभी स्पष्ट करना जरूरी है कि अनुच्छेद 20(2) देखेंगे। कल भी हमने कहा कि सिर्फ अनुच्छेद 20(2) को पढ़ा जाए तो वो उतना विस्तार से सुरक्षा नहीं देता है जितना विस्तार से 300 सबसेक्शन 1 से लेकर उसके जितने सबसेक्शन है वो सारे सुरक्षा देते हैं। आप 20(2) पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 300 अगर ना हो और एक व्यक्ति एक बार एक अपराध के लिए अभियोजित हो और छूट जाए, उसमें क्या लिखा है? एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए आप एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इफ देयर विल बी, ठीक है, नो सेक्शन लाइक 300 सीआरपीसी, अगर 300 सीआरपीसी जैसा उपबंध नहीं है तो सिचुएशन क्या बन रही कि आपने अभियोजित किया और दंडित हो नहीं पाया, वो क्या हुआ? छूट गया, दोष मुक्त हो गया, और 300 सीआरपीसी है नहीं। अब आपने फर्जी किस्म के एविडेंसेस क्रिएट किए या फर्जी एविडेंस आपने क्रिएट नहीं भी किए, लेकिन आपको अपनी लापरवाही का फायदा क्यों उठाने दिया जाए? आपने पहले विचारण में ये एविडेंसेस खोज के सामने क्यों नहीं रखे? और अगर अब इन एविडेंसेस को सिर्फ आपके कहने के आधार पर असली मानकर दोबारा विचारण अनुमित कर दिया जाए तो क्या इसकी संभावना नहीं है कि अगली बार फर्जी एविडेंसेस के आधार पर भी उन दशाओं में जबकि व्यक्ति अभियोजित होगा किंतु दंडित नहीं होगा तो उसका सेकंड ट्रायल हो जाएगा? ठीक है, क्या इसकी संभावना नहीं है? और क्या अगर ऐसा हुआ तो जो सेकंड ट्रायल है उसमें व्यक्ति अनावश्यक दोष सिद्ध हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं है? तो इसकी संभावना तो बनी ही हुई है। तो अनुच्छेद 20(2) अगर अकेले रहे, 300 सीआरपीसी न हो, तो उतनी बेहतर सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती। हम आपका ध्यान इसलिए ले जा रहे हैं इन चीजों की ओर क्योंकि एक तो ये प्री में पूछे भी जाते हैं और दूसरा आपके मनों में एक धारणा बहुत गहरे बैठी रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है वो बहुत बेहतर लिखा है और जो स्टैट्यूट्स में लिखा है वो कुछ कमतर लिखा है। यहां आप देखेंगे उल्टा है। अगर 20(2) केवल रहे तो आपको उतनी प्रभावी सुरक्षा ये उपलब्ध नहीं हो रही है। 300 की मौजूदगी इस सुरक्षा को अत्यधिक प्रभावी बना रही है क्योंकि वो दोनों शब्द कह देती है। आपने एक व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए एक बार अभियोजित किया, वो दोष सिद्ध हुआ या दोष मुक्त हुआ, इसका मतलब ही नहीं है। आपने उसे अभियोजित किया था ना उस अपराध के लिए जिसके लिए आप दोबारा अभियोजित करना चाहते हैं, और उसका परिणाम दोष मुक्ति या दोष सिद्धि में आ चुका है, तो फिर आप उसका दोबारा अभियोजन क्यों करेंगे? जबकि 300 न हो तो अनुच्छेद 20(2) कहेगा कि अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ तो अभियोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20(2) के जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए
एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते। ठीक है ना, दंडित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति को एक बार से अधिक बार एक ही अपराध के लिए हम अभियोजित करें किंतु एक से अधिक बार दंडित न करें तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी फर्स्ट ट्रायल का रिजल्ट अगर दोष मुक्ति है तो अनुच्छेद 20(2) सेकंड ट्रायल को बार नहीं करता है और तब केवल 300 सेक्शन जो है सीआरपीसी का वही काम में आ सकता है और उसी के मुताबिक सेकंड ट्रायल बार्ड होगा। ठीक है, और हमने आपसे सुबह भी कहा और हम अक्सर कहते हैं कि अगर हम अपनी बात का आधार बेयर में नहीं दिखा सकते तो फिर मेरी बात निरर्थक है और आपको मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कल आपसे कहा कि इसमें जो शब्द आ रहा दोष मुक्त, इस दोष मुक्त शब्द को विस्तार से पढ़ा जाएगा और दोष मुक्ति विचारण के परिणाम स्वरूप हुई है। यह दोष मुक्ति किसी भी ढंग से यदि हो गई है तो उसे दोष मुक्ति माना जाएगा। यहां यह अर्थ दोष मुक्ति का नहीं लिया जा सकता कि दोष मुक्ति जो कन्वेंशनल सेंस में समझी जाती है, जो पारंपरिक तौर पर दोष मुक्ति समझी जाती है, वो पारंपरिक तौर पर दोष मुक्ति यहां अभिप्रेत है, ये अर्थ नहीं माना जा सकता। जो हमने कहा था कि 300 के जो सबसेक्शंस हैं उनका जो सम्मिलित प्रभाव आ रहा है वो इस ओर इशारा करता है कि यहां कन्वेंशनल सेंस की दोष मुक्ति अभिप्रेत नहीं है, बल्कि दोष मुक्ति किसी भी ढंग से अगर स्टैट्यूट इसमें मान ली गई है तो वो दोष मुक्ति भले ही कन्वेंशनल सेंस यानी पारंपरिक तौर पर नहीं भी आई है तो भी उसे 300 के लिए दोष मुक्ति माना जाएगा और उसी अपराध के लिए सेकंड ट्रायल बार्ड हो जाएगा। लेकिन इस बात के लिए हमें स्पेसिफिक शब्द 300 में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जरा 300 सबसेक्शन 5 क्या कहता है। धारा 281 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का, ठीक है ना, नहीं सॉरी, स्पष्टीकरण देखें। कहता परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के प्रयोजन के लिए दोष मुक्ति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि लेजिस्लेचर ने इस सेक्शन के लिए दोष मुक्ति क्या है इसको निगेटिवली परिभाषित कर दिया। परिभाषा के दो प्रकार हो सकते हैं, एक सकारात्मक ढंग है परिभाषा का और दूसरा ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक ढंग में हम ये बताते हैं कि अमुक चीज जिसे हम परिभाषित करने जा रहे हैं वो क्या है, और नकारात्मक ढंग जो परिभाषा का है उसमें हम ये बताते हैं कि उस चीज को जिसे हम परिभाषित करने जा रहे हैं उसमें क्या शामिल नहीं है। जैसे स्वास्थ्य की सकारात्मक परिभाषा दें कि स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य जिन शब्दों से मिलकर बना है वो शब्द क्या है, स्व में स्थिति है। आप जब स्व में स्थित हो जाते हैं तो आप स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और आपका स्व है क्या, तो आपका स्व ये शरीर नहीं है, आपका स्व इस शरीर से कुछ ज्यादा है। ये शरीर भी आपका मन भी आपका है और शरीर और मन के पार
जिसे आत्म तत्व कहा जाता है, वो भी आप ही हो। आप तीन अवस्थाओं में अवस्थित हो, ठीक है ना। एक अवस्था आपकी शरीर की है, और एक अवस्था आपके मन की है, और एक अवस्था आपके आत्म तत्व की है। तो जब आप सो में स्थित हो जाते हो, यानी शरीर जैसा लाए थे वैसा हो जाता है, मन जैसा लाए थे वैसा हो जाता है, आत्मा जैसी लाए थे वैसी हो जाती है, तब आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य का अर्थ क्या हुआ? स्वास्थ्य का अर्थ हुआ सो में स्थिति। जब आप सो में स्थित हो जाते हैं तब आप स्वस्थ हो गए हैं, यह कहा जाता है। लेकिन यह स्वास्थ्य की बड़ी विस्तृत परिभाषा है। हमने स्वास्थ्य की एक काम चलाऊ परिभाषा ये बनाई, और स्वास्थ्य की काम चलाऊ परिभाषा में हमने क्या कहा कि स्वास्थ्य इसका अर्थ है बीमारी का अभाव, ठीक है ना। और यहां जिस बीमारी को हमने इंगित किया वो बीमारी कौन सी है? शरीर की है। जबकि मन की बीमारियां आज मान्यता प्राप्त है, आज तो मन की बीमारियां मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है। तो यह परिभाषा है कि स्वास्थ्य बीमारी का अभाव है, यह कुछ ठीक परिभाषा नहीं है। जो व्यक्ति बीमार नहीं है लेकिन बहुत कमजोर है, उसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं कहा जा सकता। जो लोग हैं वो उसके स्वास्थ्य की दशा से बहुत संतुष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य बीमारी के अभाव से कुछ ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन वो कितना ज्यादा है इसको डिफाइन कर पाना आसान नहीं है। वो इतनी बड़ी चीज हो जाता है कि उसे सुविधा पूर्वक परिभाषित करने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि उसे निगेटिवली परिभाषित कर दो कि बस ये ठीक है, अगर है तो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, बाकी बहुत कुछ छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। तो जब परिभाषा अगर हम करें किसी चीज की तो बहुत विस्तार लेने लगती है, तो चीजों को परिभाषित करने की जो तकनीक है वो क्या है कि हम चीजों को निगेटिवली परिभाषित कर देते हैं। अब कन्वेंशनल सेंस में एक दोष मुक्ति मानी जाती है, और कन्वेंशनल सेंस में जो दोष मुक्ति आती है वो कैसे आती है? आरोप विरचना, अभियोजन साक्ष्य, बचाव यदि साक्ष्य देना चाहे तो उसका साक्ष्य, अभियुक्त की परीक्षा, बहस, निर्णय। कन्वेंशनल सेंस में दोष मुक्ति इस तरह आती है। लेकिन सीआरपीसी में हमने देखा कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें आपराधिकवाद का विचारण समाप्त होने का जो प्रभाव होगा वो दोष मुक्ति मान लिया जाएगा। जैसे क्षमादान दे दिया, लोक अभियोजक ने परिवाद वापस ले लिया, 258 सीआरपीसी में सम्मन ट्रायल जो परिवाद पर संस्थित नहीं है, ठीक है ना, यानी पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, उसको रोक दिया विचारित करने से, ठीक है, न्यायालय ने। तो इन सबका प्रभाव दोष मुक्ति मानेंगे। यानी और आगे स्टैट्यूट में यह संभावना बनी हुई है कि अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जिन्हें लेजिस्लेचर दोष मुक्ति की स्थितियां घोषित कर दे। तो ऐसी दशा में प्रारूपण की कला इसकी मांग करती है कि इस सेक्शन के लिए दोष मुक्ति को जब हम परिभाषित करें तो निगेटिवली परिभाषित करें। और निगेटिवली उन्होंने परिभाषित किया कि केवल परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के अर्थ के अंतर, ठीक है, इस धारा के अर्थ में दोष मुक्ति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कल जो हम लोगों ने चर्चा की उसके लिए कहा जाए
कि बेयर में आधार दिखाइए। जो कल आप कह रहे थे कि साहब यहां दोष मुक्ति का अर्थ ऐसे लिया जाएगा कि जिस दिन अभियुक्त संबंध के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष आहूत किया गया, उससे लेकर निर्णय के दिनांक तक किसी भी कारण से अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया और उस आदेश का प्रभाव दोष मुक्ति माना गया, तो फिर इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त दोष मुक्त मान लिया जाएगा और फिर उस अपराध के लिए न तो पुलिस रिपोर्ट पर और न ही कंप्लेंट या परिवाद पर उसका दोबारा विचारण हो सकेगा, क्योंकि 300 कहता है चाहे दोष मुक्ति प्रवर्तन में हो और चाहे दोष सिद्धि प्रवर्तन में हो, दोनों दशाओं में आप उसी अपराध के लिए व्यक्ति का दोबारा विचारण नहीं कर सकते। ठीक है, काफी टफ है 300। आप ऐसे ही पढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ही पढ़ जाएं तो फिर मजा ही क्या है। ठीक है ना, कानून की जो बारीकी है उसको जरूर समझना चाहिए, और कानून की बारीकी नहीं समझी तो दिमाग में जो पैनापन चाहिए वो कभी आता नहीं। ठीक है, तो आपका वो कहता है कि परिवाद की खारिज और अभियुक्त का उन्मोचन सिर्फ दो चीजें इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दोष मुक्ति नहीं है। इसका मतलब ही सीधे निकल आया कि इस धारा के अर्थ में प्रत्येक वो स्थिति दोष मुक्ति मानी जाएगी जिस स्थिति को विधायिका ने दोष मुक्ति के रूप में इस अधिनियम में वर्णित किया है। वो स्थिति कन्वेंशनल ढंग से अभियुक्त का विचारण संपूर्ण होने के बाद आई है या उससे पहले आई, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, और हम अपनी बात के लिए आधार बेर में दिखा रहे हैं, और जब तक आप आधार अपनी बात के लिए बेर में नहीं दिखा सकते तब तक कानून की दुनिया में आपकी बात का कोई मूल्य नहीं है। तो कल ये दो बातें छूट गई थी जो हमें बतानी चाहिए थी। ठीक है, अब 300 इनफैक्ट कहता क्या है, इसके बेयर सेक्शन देखेंगे। कहता है अच्छा ठीक है, एक बात तो तय हो गई कि व्यक्ति एक बार दोष मुक्त या दोष सिद्ध हुआ, अभियोजित हुआ और दोष मुक्त या दोष सिद्ध हुआ, तो अभियोजन यह हमेशा सक्षम न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। और आप सक्षम हैं, लेकिन आप खुद को सक्षम नहीं मानते। भाई आप सक्षम हैं, लेकिन आप खुद को सक्षम नहीं मानते। आपकी मान्यता यह है कि हम सक्षम नहीं हैं, तो आप अपनी मान्यता के मुताबिक ही तो काम करेंगे। आप क्या हैं इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। आप खुद को क्या मानते हैं, फर्क तो इससे है। आप हैं तो परमात्मा, क्योंकि उसी के अंश है। ठीक है, समुद्र का जो पानी है उसे अलग कर दो तो क्या वो समुद्र नहीं है? वो है तो समुद्र का ही अंश। लेकिन आप खुद को, ठीक है, राक्षस ये भी मानने को तैयार नहीं। ठीक है, तो सवाल ये है कि आप क्या हैं इससे फर्क पड़ता नहीं, आप खुद को क्या मानते हैं इससे फर्क पड़ता है। तो अभियोजित आपको किया गया, सक्षम न्यायालय के समक्ष किया गया, लेकिन जो सक्षम न्यायालय था वो ये मानता था कि हम सक्षम नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ा था, सक्षम न्यायालय था इनफैक्ट, लेकिन उसकी मान्यता यह थी कि हम सक्षम नहीं है, और उसने दोष मुक्त कर दिया।
इसी आधार पर कि हम तो सक्षम ही नहीं है, बात खत्म। जबकि वो सक्षम था। दूसरा, वो सक्षम नहीं था और उसने खुद को सक्षम माना और विचारणा कर लिया। तो दोनों ही दशाओं में यह माना जाएगा कि अभियोजन नहीं हुआ। ठीक है ना। 300 की वर्जना लागू हो, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपका एक अपराध के लिए अभियोजन हुआ हो और अभियोजन होने के बाद दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई हो। ठीक है ना। एक अपराध के लिए अभियोजन हुआ, तब उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए आपका अभियोजन नहीं होगा। लेकिन यह बात भी इस लाइन के अधीन रहेगी, ठीक है, जो यह कहती है कि इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, इस बात के अधीन रहेगी। ये जो लाइन हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो उन्होंने सबसेक्शन 6 में कह दिया वो संपूर्ण धारा पर लागू हो रहा है। इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 जो पूर्व में सीआरपीसी की धारा 188 है, उसके उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब इन दोनों बातों को मिलाकर पढ़ेंगे, दोनों बातों को मिलाकर। तो हम ये कह रहे थे कि अभियोजित होने के बाद व्यक्ति दोषसिद्ध हो या दोष मुक्त हो, तब उसका उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी सेकंड अपराध के लिए दोबारा अभियोजन नहीं होगा। ये कौन कह रहा? 300 सबसेक्शन 1। लेकिन इसी सेक्शन का सबसेक्शन 6 कह रहा है कि ये पूरी धारा साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 के अधीन है और ये पूरी धारा इस संहिता की धारा 208 या सीआरपीसी की धारा 188 के अधीन है। इसका मतलब यह निकला कि सामान्य नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार अभियोजित किया गया और दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया, तो जब तक वो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्तन में है, तब तक उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा दोबारा। लेकिन अगर साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 या सीआरपीसी की धारा 188 इसकी अनुमति देती होगी तो किया भी जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकलेगा ना इसका मतलब, क्योंकि इस धारा का प्रत्येक सबसेक्शन धारा 6 के अधीन है और धारा 6 कह रही है कि साधारण खंड अधिनियम की धारा 26, इस संहिता की धारा 208, उस पर कोई प्रभाव इस पूरे सेक्शन का नहीं पड़ेगा। और इसका जो पहला सबसेक्शन है वो कहता है अभियोजित किया, दोष सिद्ध किया या दोष मुक्त किया, आप उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए या उसी अपराध के लिए व्यक्ति का दोबारा अभियोजन नहीं करेंगे। लेकिन सबसेक्शन 6 भी तो है, और जब इस बात को सबसेक्शन 6 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो बात ऐसे निकलेगी कि धारा 26 अगर अनुमति दे या धारा 208 या 188 अनुमति दे तो बात अलग है, अन्यथा सामान्य नियम वो रहेगा जो 300 सबसेक्शन 1 में लिखा है।
इसे फिर ऐसे पढ़ा जाएगा और इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब ऐसे पढ़ेंगे तो सेक्शन जो कहेगा वो निकल कर क्या आएगा, वो इस तरह वर्णित किया जा सकता है कि अगर आप एक अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम थे, किंतु आपकी मान्यता यह थी कि हम सक्षम नहीं हैं, या आप एक अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं थे और आपकी मान्यता यह थी कि हम सक्षम हैं, और आपने विचारण कर लिया यानी अभियोजन कर लिया, तब तो अभियोजन हुआ यह कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि अभियोजन का मतलब क्या हुआ, हमने कहा था, सुबह भी कहा और हमेशा कहते हैं कि कानून में जो शब्द लिखा है उसका तत्व में अर्थ निकालते हैं। जो मूर्खों की दुनिया आम समाज है उसकी तरह प्रारूप में उसका अर्थ नहीं निकालते हैं कि अभियोजन कहा, ठीक है, ये तो अभियोजन का नाटक कहा जाएगा। जब तुम सक्षम थे लेकिन तुम मानते तो ये थे कि हम सक्षम ही नहीं, और इसलिए तुमने फुल ट्रायल किए बिना छोड़ दिया। तुम सक्षम नहीं थे लेकिन तुमने अभियोजन करके रख दिया, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, जो क्षमता आप में थी नहीं उसका उपयोग आपने कैसे कर लिया। तो इस दशा में तो यह माना जाएगा कि अभियोजन हुआ ही नहीं, और जब अभियोजन हुआ ही नहीं तो 300 सेक्शन 1 के लागू होने का कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि 300 सेक्शन 1 तो क्या कहता है, अभियोजन हुआ हो। यहां पर तो अभियोजन ही नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक तीसरी दशा, न्यायालय सक्षम भी था और न्यायालय खुद को सक्षम मानता भी था, लेकिन अपराध के अभियोजन के लिए जो आवश्यक दशाएं थी, जैसे किसी की सैंक्शन चाहिए थी किसी अपराध के लिए अभियोजित करने के लिए, चूंकि वो नहीं थी इसलिए सिर्फ न्यायालय ने छोड़ दिया, दोषमुक्त किया। क्यों, जो आवश्यक शर्तें थी वो पूरी नहीं थी। तो दोष मुक्ति, इसका मतलब क्या होता है, दोष मुक्ति का अर्थ होता है कि आपके विरुद्ध इतना साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, कि आपको दोषसिद्ध किया जा सके। इसका मतलब यह निकला, यह कोई अन्य कारण है जो पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति आदि हो सकता है, जिसके आधार पर विधायिका यह समुचित जानती है कि आपको दोषमुक्त मान लिया जाए। यह अर्थ निकला दोषमुक्ति का। दोषमुक्ति का अर्थ यह नहीं निकला कि किसी भी ढंग से आप अपराध के आरोप से मुक्त हो गए, यह दोषमुक्ति का अर्थ नहीं है, क्योंकि कानून में शब्दों का बिल्कुल रियल मीनिंग यह लिया जाएगा। न्यायालय सक्षम था, वो खुद को सक्षम मानता भी था, विचारण कर भी सकता था, लेकिन विचारण करने के लिए जिन आवश्यकताओं को पूरा होना चाहिए था वे पूरी नहीं थी। इसलिए व्यक्ति को छोड़ देने का निर्णय या दोषमुक्त कर देने का निर्णय न्यायालय ने सुना दिया, ठीक है। अब इन दशाओं में ये तो नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन हुआ, कहां हुआ, और इस दोष मुक्ति को तो दोष मुक्ति कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये परिवाद की खारिजी नहीं थी, ये अभियुक्त का उन्मोचन भी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन सैंक्शन चूंकि नहीं थी इसलिए कुछ नहीं हो पाया। अल्टीमेटली दोष मुक्ति का निर्णय सुना दिया गया। सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। परमिशन जो रखी थी
उसके बारे में साबित यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं थी, आईओ महोदय ने फर्जी बनाकर दाखिल कर दी थी, और चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई परमिशन थी ही नहीं, इसलिए दोष मुक्ति यह हुआ है। तो भी दोबारा विचारण हो सकेगा। क्यों? क्योंकि दोष मुक्ति कहां हुई, अभियोजन कहां हुआ। कानून में बेवकूफ बनाने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। आपको सुनने में लगता होगा, पढ़ने में लगता होगा कि बड़ा आसान है कानून में बेवकूफ बना लेना। कानून उन्होंने बनाया है जो वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से आपकी सारी होशियारी सोचना बंद कर देती है। अभियोजन ये होना चाहिए और उसके बाद दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ये होनी चाहिए। ये हुआ ही नहीं, तो इस स्थिति में ये तो कहा ही नहीं जा सकता, किसी भी क्षण ये बंद हो सकता है। तो अभियोजन और दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों चीजें होनी चाहिए। यहां अभियोजन, दोष मुक्ति, दोष सिद्धि कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि दोष मुक्ति जिस स्थिति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, दोष मुक्ति एक विशेष दशा को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, और वो स्थिति कभी आई नहीं है, इसलिए दोष मुक्ति नहीं कहा जा सकता। और जब नहीं कहा जा सकता तो 300 सबसेक्शन 1 का कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, और जब 300 सबसेक्शन 1 का कोई एप्लीकेशन है ही नहीं तो रीट्रायल या दोबारा विचारण मना है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 300 जो मना करता है विचारण को मना करता है, ठीक है ना, और ये अभियुक्त के फेवर में है, ये सेक्शन अभियुक्त को सुरक्षा दे रहा है। 300 अगर लागू होगा तो दोबारा विचारण नहीं होगा, ठीक है ना। अब चूंकि 300 सबसेक्शन 1 लागू ही नहीं हो रहा, क्योंकि अभियोजन हुआ ही नहीं, जिस दशा को दोष सिद्धि कहा जाता है न तो वो आई, और जिस स्थिति को दोष मुक्ति कहा जाता है वो भी नहीं आई, कोई स्थिति नहीं आई। ये सिर्फ निर्णय दोष मुक्ति के प्रारूप में पास कर दिया गया, इनफैक्ट ये दोष मुक्ति नहीं है, क्योंकि अभियोजन ही नहीं हुआ। तो इस दशा में तो 300 सबसेक्शन 1 अप्लाई ही नहीं होती, और दोबारा विचारण होगा। और जब 300 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होती तो 300 सबसेक्शन 6 का एप्लीकेशन देखने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 300 सबसेक्शन 1 का जब एप्लीकेशन हो तो हम उसके विस्तार को, ठीक है, सीमित करने से रोकेंगे 300 सबसेक्शन 6 के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि 300 सबसेक्शन 1 कहेगा कि दोबारा विचारण होगा ही नहीं, और 300 सबसेक्शन 6 कहेगा नहीं, अगर दोबारा विचारण साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 के लागू होने के कारण से हो सकता है, या सीआरपीसी की धारा 188 के लागू होने के कारण हो सकता है, तो होगा, ठीक है ना। तो जो उसका विस्तार है उसको सीमित करने का काम 300 सबसेक्शन 6 करेगा, लेकिन तब जब 300 सबसेक्शन 1 पहले लागू हो। अगर लागू ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो 300 सबसेक्शन 6 पर सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो 300 सबसेक्शन 1 की इन दशाओं में तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई उपयोग ही नहीं, जबकि न्यायालय सक्षम था किंतु सक्षम मानता नहीं था, ठीक है, या सक्षम नहीं था और सक्षम मानता था, या उसने दोष मुक्ति का निर्णय पारित किया किंतु विचारण के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के अभाव में पारित किया, तब तो 300 सबसेक्शन 1 का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, इसलिए 300 सबसेक्शन 6 पर सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर क्या हुआ है कि एक अपराध, एक ही कार्य को
विधि दो भिन्न अधिनियमों में अपराध घोषित कर देती है। एक ही काम को और एक ही काम को विधि एक ही स्टैट्यूट की दो धाराओं में भी अपराध घोषित कर देती है। ठीक है, जैसे आपराधिक न्याय भंग 406 आईपीसी और सेवक के द्वारा आपराधिक न्याय भंग। ठीक है, तो अगला सेक्शन आ जाएगा 407 हो 408 हो जो भी हो। ठीक है, तो न्याय भंग वहां भी है, एक ही सेक्शन है। ठीक है ना, एक ही अपराध है, मूलतः एक ही अपराध है, लेकिन दो भिन्न व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा भिन्न हैसियतों में किए जाने के कारण वो दो भिन्न धाराओं में अपराध घोषित हो गया। और दंड की मात्रा ये भी कम बढ़ हो गई। लेकिन अभी हम इस पर चर्चा ठीक है, उदाहरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम 300 सबसेक्शन 1 को 300 सबसेक्शन 6 की लाइट में, ठीक है, देखना चाहते हैं। तो एक ही काम विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध होने के साथ ही दो भिन्न अधिनियमों में भी अपराध हो सकता है। किसी ने आपके पास कोई संपत्ति इंटरेस्ट की न्यासवत आपके पास रखी, न्यासवत रखी मीनिंग दर भाई आपने ये कहा कि जब हम इस संपत्ति को वापस मांगे तो आप हमारी वापस कर दीजिएगा और फिलहाल आप इस संपत्ति की देखरेख करिए। उसने एक न्यास के अधीन वो संपत्ति आपको दे दी और कालांतर में जब उसने वापस मांगी वो संपत्ति तो आपने वापस करने से मना कर दिया। यह आपराधिक न्यासभंग का अपराध हुआ। जब यही अपराध विवाहित महिला इसके संबंध में ससुराली जनों द्वारा कारित किया जाता है तो यह कृत्य 406 आईपीसी और धारा 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोनों के अंतर्गत दंडनीय बन जाता है। ठीक है ना। विवाहित महिला को विवाह में किसी भी पक्ष से, चाहे ससुराल पक्ष से और चाहे मायके पक्ष से, किसी भी पक्ष से जो कुछ मिलेगा विवाह में उस सब पर अधिकार स्त्री का है, वो स्त्री धन माना जाएगा। और सामान्य तौर पर किसी भी परिवार में विवाह में मिली हुई सारी चीजों का उपयोग सारे ससुराल के लोग करते हैं, वो किसी भी पक्ष से मिली हो। लेकिन जब झगड़ा हो जाएगा तो जिसकी जो चीज है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना। और जब देनी पड़ेगी तो यदि आप नहीं देते तो आप आपराधिक न्यासभंग आईपीसी के मुताबिक कारित करेंगे। और धारा 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध इसी कार्य से बन जाएगा वो भी आप कारित करेंगे, क्योंकि इस काम को विवाहित महिला के संदर्भों में विधि की दो भिन्न धाराओं में नहीं बल्कि दो भिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अपराध बना दिया गया। अब सवाल यह है, आप एक ही अपराध, ठीक है, यानी 406 या धारा 6 में जो बन रहा है उसके लिए एक बार विचारित हुए, दोषमुक्त हुए या दोषसिद्ध हुए, और वो दोषमुक्ति या दोषसिद्धि प्रवर्तन में है। दोबारा मान लीजिए 406 के लिए आप अभियोजित हुए, दोषसिद्ध हुए या दोषमुक्त हुए। अब दोबारा आपका धारा 6 के लिए अभियोजन करने का प्रयत्न हो रहा है। ठीक है, या आप धारा 6 के लिए विचारित हुए, दोषसिद्ध हुए या दोषमुक्त हुए। अब आपका 406 के लिए दोबारा विचारण करने का, ठीक है, प्रयास यह हो रहा है और आप 300 सबसेक्शन 1 की प्ली पकड़ते हैं।
आप कहते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि 300 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि व्यक्ति उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए, आप जिस अपराध के लिए हमें अभियोजित करना चाहते हैं वो भी उन्हीं तथ्यों से बन रहा है जिन तथ्यों के बारे में हम पूर्व में, ठीक है, दोषमुक्त या दोष सिद्ध हो चुके हैं। अब 300 सबसेक्शन 6 ये एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 300 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 को प्रभावित नहीं करेगी। और साधारण खंड अधिनियम धारा 26 यही लिखता है कि यदि लेजिस्लेचर ने किसी एक काम को दो भिन्न अधिनियमों में अपराध घोषित किया है तो व्यक्ति का उन दोनों अधिनियमों में कारित अपराध के लिए विचारण हो सकेगा, ठीक है ना। अब चूंकि 300 सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू, वो कैसे पढ़ा जाएगा, सब्जेक्ट टू 300 सबसेक्शन 6 पढ़ा जाएगा, इसलिए ये सेकंड ट्रायल बार्ड नहीं होगा। यहां आप एक बात और समझ लेंगे, ये हमने आपको उदाहरण दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट ले आए कि नहीं साहब 406 और 6 के संबंध में यह बात लागू नहीं होगी, तो 406 और 6 के संबंध में भले यह बात लागू ना हो, लेकिन प्रिंसिपली यही बात है, ठीक है ना। जब कोई काम दो भिन्न अधिनियमों में अपराध होगा तो उस काम के लिए एक बार विचारित होने के बाद उन्हीं तथ्यों पर दूसरे अधिनियम में जो अपराध बना या कारित हुआ है उसके लिए भी विचारण हो सकेगा। ये प्रिंसिपली हमने आपको बताया है, उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। आप स्पेसिफिकली यहीं पर मत अटक जाइएगा, इसको सूत्र रूप में लीजिएगा, फार्मूले की तरह यूज करिएगा, ठीक है ना। तो 300 सबसेक्शन 1 कहता है उसी तथ्य से, ठीक है। आप देखें 337 सबसेक्शन 1 कहता है जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा, यानी पूर्व का विचारणा का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो दोबारा होगा ही होगा। सक्षम अधिकारिता वाला था लेकिन मानता नहीं था खुद को सक्षम अधिकारिता वाला, तो भी दोबारा होगा, क्योंकि बात तो सब मानने की ही है। भाई तुम मानते ही नहीं थे तो भी सक्षम अधिकारिता थे, इससे फर्क क्या पड़ा। तुम सक्षम अधिकारिता के नहीं थे तब तो बात अलग ही है, लेकिन थे और नहीं मानते थे तो भी क्या अंतर पड़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहली शर्त क्या है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है, और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है वह पुनः जब तक ऐसी दोषसिद्ध या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न ही उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 244 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, या वह जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था, ठीक है। आप उन्हीं तथ्यों से जो दूसरे अपराध बनने हैं उनके लिए उसे दोबारा अभियोजित नहीं करेंगे। अगर एक बार वो अभियोजित हो गया, ठीक है, और दोषसिद्ध या दोषमुक्त हो गया उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए, लेकिन उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध की जो परिभाषा है उसे करने का एक तरीका वो यहां बता दिया, ठीक है। उन्होंने कहा उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए धारा 244 की उपधारा 1 और धारा 244 यानी सीआरपीसी की धारा 221, सीआरपीसी की धारा 221 की उपधारा 1 और उपधारा 2, ठीक है। धारा 221 की उपधारा 1 कह रही थी कि अगर
किसी व्यक्ति पर लूट का अभियोग लगाया गया और उसे विचारित किया गया, दोषमुक्त हो गया या दोषित हो गया, तो दोबारा उस पर चोरी के लिए अभियोग नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि लूट, चोरी या उद्यापन से ही कॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, आप जिसका विचारण कर रहे हैं उस पर आनुकल्पिक आरोप लगा सकते हैं। आपको बताया गया था कि लोक अभियोजक जब मामले की शुरुआत कर रहा है उस समय उसे नहीं मालूम है कि जो साक्ष्य उसके पास है उससे वो कौन सा मामला सिद्ध कर पाएगा, लेकिन उसे पता है कि जो उसके पास साक्ष्य है उससे वो या तो ये या तो ये, ठीक है, अपराध साबित कर देगा या साबित कर सकेगा, तो वो आनुकल्पिक आरोप लगा सकता है। वैकल्पिक आरोप की विरचना हो सकती है। ये आपको 221(1), 221(2) जब बताए गए थे तो खूब बताया गया। अगर वो याद नहीं भी है तो आप सीधे समझ लें कि उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए, जिसके लिए धारा 221 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत व्यक्ति को आरोपित करके दोषसिद्ध किया जा सकता था, उस अपराध के लिए उसका दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा, बशर्ते पूर्व का विचारण सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा किया गया हो। लेकिन यह बात सब्जेक्ट टू 300 सबसेक्शन 6 रहेगी, अर्थात धारा 26 साधारण खंड अधिनियम अगर लागू हुआ और संबंधित जो अपराध जिसके लिए आप अभियोजित और दोषमुक्त या दोषसिद्ध हुए वो किसी अन्य अधिनियम में भी अपराध हुआ, तो उस अधिनियम में आपका दोबारा विचारण हो सकेगा, क्योंकि सब्जेक्ट टू 300 सबसेक्शन 6 है और साधारण खंड अधिनियम के धारा 26 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इस धारा की किसी बात का, ये लिखा हुआ है। या फिर भारत के बाहर आपने कोई ऐसा काम किया जो यदि भारत में आप करते हैं तो आपको, ठीक है, अपराध का दोषी माना जाता, विचारित और दंडित किया जाता। तो आपने जिस स्थान पर वो काम किया हो सकता वहां भी वो अपराध माना जाता हो। हमने आपसे ये जब बताया था तब भी कहा था कि आदमी की हत्या ये दुनिया के सभी हिस्सों में दंडनीय ही मानी जाती है। ठीक है, आप कहीं करें, नाम अपराध के अलग अलग हो सकते हैं। इंग्लैंड में जो मैनस्लॉटर कहा जाएगा, हमारे यहां सदोष मानववध कहा जाएगा। उनके यहां जो मर्डर कहा जाएगा वो हमारे यहां भी मर्डर कहा जाएगा। तो ऐसे बहुत से अपराध जो यहां भी अपराध होंगे वहां भी होंगे। अब वहां आप दोषसिद्ध हो गए, ठीक है, ये दोषमुक्त हो गए, तो केंद्रीय सरकार की अनुमति से, ठीक है, 188 में लिखा था जो 208 हो गई कि केंद्रीय सरकार की अनुमति से आपका दोबारा विचारण हो सकेगा। तो 300 सबसेक्शन 1 विल बी सब्जेक्ट टू 300 सबसेक्शन 6 रहेगा, और इन दशाओं में यानी 188 अगर लागू हुई तो दोबारा विचारण भी हो सकेगा। ये 300 सबसेक्शन 1 अभियुक्त का पक्ष लिया गया है। ठीक है, एक ही व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए बार बार अभियोजित और विचारित नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून ऐसे नहीं बनता कि सब ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कानून मानव जीवन को लागू होगा, कानून मानव को लागू होगा, और जब मानव को लागू होगा तो मानव का स्वभाव अनिश्चित है, इसलिए उस अनिश्चितता को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रोविजन ये बनाने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से प्रोविजन बने। ये माना गया है कि ठीक है, अभियुक्त को दोबारा एक ही काम के लिए बार बार अभियोजित और विचारित न करे, लेकिन न्यायालय सक्षम नहीं था। ठीक है ना, एक अपराध को विधायिका ने 2 अधिनियमों में अपराध घोषित कर रखा है, या
इनफैक्ट आपको हम दोष मुक्त तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि अभियोजन के लिए जो चाहिए था वही नहीं हुआ। तो फिर आपका दोबारा विचारण क्यों नहीं होगा? ठीक है ना, आपको स्मार्टनेस से छूट जाने की इजाजत ये तो नहीं मिलेगी। हां, एक बात तो है कि अगर अभियोजित हुए और फिर दोष मुक्त और दोष सिद्ध हो गए तो कानून आपके पक्ष में है। फिर दोष मुक्ति की स्थिति कैसे भी आई हो, कन्वेंशनल ढंग से आई हो या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशनल प्रोसेस ऐसे आई हो, जैसे भी आई हो, लेकिन फिर आपका दोबारा किसी भी तरीके से, चाहे पुलिस रिपोर्ट और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा यानी परिवाद आदि पर भी कोई दोबारा विचारण नहीं होगा। ये 300 सबसेक्शन 1। अब 300 सबसेक्शन 2 देखें। कहता किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 243 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। 243 सीआरपीसी की धारा 220 है, ठीक है। 220 सबसेक्शन 1 या 243 को धारा 1 कह रहा है ना। हम लोगों ने 220 सबसेक्शन 1 पढ़ी थी। क्या कहता था? कहता था जब एक ही संव्यवहार में एक से अधिक ऐसे अपराध किए गए हैं जो परस्पर भिन्न हैं, तो ऐसे सभी अपराधों के लिए, ठीक है, एक ही विचारण में, उस दशा में जबकि अपराध का कर्ता एक है, ठीक है ना, उन सभी अपराधों के लिए एक ही विचारण में उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए, गाली भी दी गई, मारा भी गया, लूटा भी गया, टांग भी तोड़ी गई, एक से अधिक अपराध एक ही संव्यवहार में हुए, जो बड़ा यूजुअल कोर्स है, रोज देखते हैं। इसके उदाहरण कोई विरले नहीं है, रोज मिलते हैं। एक से अधिक अपराध एक ही संव्यवहार में हुआ। अब एक संव्यवहार में जो कुछ हुआ वो तथ्यात्मक तौर पर न्यायालय के समक्ष रखा होगा, तथ्यात्मक तौर पर ही तो होगा। इनने मारा भी, इनने लाठी भी चलाई, ये थोड़ी लिखा होगा कि इनने मारकर इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया, ये थोड़ी लिखा होता है। तथ्यों का वर्णन होगा। जज साहब मूर्ख थे, लोक अभियोजक उनसे बड़े बेवकूफ थे, और डिफेंस बोले क्यों? ठीक है, तथ्यों से जिन अपराधों का, ठीक है, आरोप बन सकता था उन सबका आरोप लगाया ही नहीं, ठीक है, उन सबका आरोप नहीं लगाया। ये जानबूझकर देख रहे थे कि जिसमें सबसे अधिक संभावना है दोष सिद्ध हो जाने की, बस उसी का नहीं लगाया, बस उसी का नहीं लगाया, बाकी उस संव्यवहार में जितने अपराध बन रहे सबका लगा दिया, केवल उसका छोड़ दिया जिसमें सर्वाधिक संभावना थी दोष सिद्ध होने की, वही छोड़ दिया। विचारण कर लिया, दोष सिद्ध हो गया, दोष मुक्त हो गया, जो भी हुआ। अब समाज का तो नुकसान हो ही गया, ठीक है ना। एक अपराध जिसके लिए आरोप लगना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी उसी संव्यवहार में कारित किया गया, कहा गया, लेकिन नहीं लगाया गया। और वही ऐसा अपराध है जो समाज की स्थिति पर, यह समाज की मनोदशा पर बहुत खराब असर डाल रहा है, और आपने वही छोड़ दिया। यानी पब्लिक इंटरेस्ट इस बात की मांग कर रहा है, ठीक है ना। देखिए, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि नियम कहां रखा गया, नियम किस प्रकार रखा गया, नियम किस भाषा में अधिनियमित, तब नियम का सही सही अर्थ निकलता है,
300 एक्सेप्शन है, ठीक है, 300 एक्सेप्शन है, मीनिंग देयर बाय 300 सबसेक्शन 1 एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहा है कि नहीं होगा, और फिर 300 सबसेक्शन 2 से यह बताना शुरू कर रहे हैं कि कब कब हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह निकला कि 301 के बाद जो कुछ लिखा है वो अपवादिक स्थितियां हैं, और अपवादिक स्थितियों का जो प्रयोग है या उपयोग है वो अपवादों में ही करना चाहिए, जब स्थिति वाकई अपवादिक हो, जनरल ना हो, ठीक है। और कानून की दुनिया में अपवादिक दशा सिर्फ एक कही जा सकती है कि जब लोकहित या न्याय इस बात की मांग कर रहा हो कि नहीं, भले ही धारा 220 या धारा 243 की सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता था और नहीं लगाया गया, और बाकी जितने आरोप लगाए गए उन सब में व्यक्ति या तो दोष सिद्ध हो गया लेकिन या दोष मुक्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो छूट गया वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए विचारित होना ही चाहिए, अन्यथा न्याय की आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। ऐसी अपवादिक दशा जब हो तब 300 सबसेक्शन 2 इस बात की अनुमति दे रहा है कि भले ही वो अपराध जिसका आरोप एक संव्यवहार में किए गए अपराधों के रूप में पूर्व में हुए विचारण में न्यायालय द्वारा आरोप की विरचना करके, ठीक है, उसका आरोप लगाया जा सकता था और अभियुक्त का विचारण किया जा सकता था, न्यायालय ने नहीं किया। यह किसी भी कारण से उस अपराध पर विचारण नहीं हुआ, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार एक, ठीक है, आपका उच्चस्थ बॉडी है, और राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता है। सरकार का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्था, एक तंत्र होता है, उसमें हर काम को करने के लिए अलग लोग होते हैं। वो लोग ये तय करेंगे कि अगर ये लगता है कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, भले ही पूर्व में विचारण हो चुका है, दोष सिद्ध या दोषमुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की अनुमति से व्यक्ति का दोबारा विचारण उस अपराध के लिए हो सकता है जिसका आरोप पूर्व में हुए विचारण में एक ही संव्यवहार में किए गए अपराध के रूप में किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन यह अपवादिक दशा है, और अपवादिक दशाओं का उपयोग हमेशा अपवादिक स्थितियों में ही होना चाहिए, और इसीलिए शर्त लगाई है कि सु मोटो आप विचारण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने लापरवाही क्यों की। यानी सामान्य स्थिति यही है कि अगर आप उस अपराध के लिए, सामान्य स्थिति आप उन्हीं अपराधों के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए कोई विचारण नहीं करेंगे, 300 सबसेक्शन 1। अब ये जो एक ही संव्यवहार में विचारित होने योग्य अपराध जो छूट गया, ये उन्हीं तथ्यों से बनने वाला अपराध नहीं है, वही अपराध नहीं है, ठीक है ना। 300 सबसेक्शन 1 तो उसी अपराध की बात कर रहा ना, या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध की कर रहा है। ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ठीक है, ये ऑफेंस तो डिस्टिंक्ट है और एक ही संव्यवहार में किया गया, और इसका विचारण करने से छूट गया, ठीक है ना। तो इसके संबंध में भी अभियुक्त को सुरक्षा मिली है, लेकिन वो सुरक्षा आत्यंतिक नहीं है। ऐसे अपराध के लिए भी आप अभियुक्त का दोबारा विचारण नहीं करेंगे। जनरल रूल यही है, सामान्य नियम यही है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आप ऐसा कर पाएंगे। राज्य सरकार अनुमति कब दे ये लिखा नहीं, ठीक है ना। तो राज्य सरकार अनुमति कब दे, इस प्रश्न पर विचार करते समय राज्य सरकार को देखना चाहिए
कि सेक्शन कहां रखा गया है, किस ढंग से अधिनियमित है, क्या कह रहा है, भाषा क्या है, उससे ये निकल आएगा कि ये चूंकि अपवादिक मामला है, इसलिए जब अपवादिक दशाएं हो तभी राज्य सरकार को अनुमति देनी चाहिए ऐसे अपराध के दोबारा विचारण के लिए, जिसके लिए आरोप 220 सबसेक्शन 1 की, ठीक है, 220 सबसेक्शन 1 में लगाया जा सकता था और विचारण किया जा सकता था। सामान्य दशाओं में स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई आती है कि ऐसी स्थिति जिसमें 300 सबसेक्शन 6 भी लागू होने को, तो वो तो है ही है, तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो 300 सबसेक्शन 2 एक अलग ढंग की बात कह रहा है, ठीक है ना। 300 सबसेक्शन 3 कहता जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है, जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध के लिए, देखिए यहां विशेष ध्यान देंगे, कहता है कि जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से किए जाने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, दोष मुक्त नहीं लिखा है, ठीक है। उसने कहा कि जबकि व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है, ठीक है, जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध के लिए जिसके लिए वह सिद्ध दोष हुआ है भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, तो उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोष सिद्ध किया गया था वे परिणाम पैदा नहीं हुए थे या उनका पैदा होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। शानदार सेक्शन है। उसने कहा एक्सेप्शन सही है, सामान्य नियम यही है कि अगर, अब देखिए यहां दोष मुक्त की बात नहीं की उसने, अपराध कैसा है, परिणाम पैदा करता है, उसके लिए आपको दोष सिद्ध किया गया, यानी गोली मारी आपने किसी का, परिणाम पैदा करती, मृत्यु भी हो सकती है, और मृत्यु होना हत्या है, हत्या डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। जिस समय आपने गोली मारी आपका विचारण हुआ और आप दोष सिद्ध हो गए हत्या के प्रयास के लिए, दोष सिद्ध हुए, दोष मुक्त नहीं, दोष सिद्ध हुए। और जिस समय दोष सिद्धि हुई उस समय वो व्यक्ति मर गया था लेकिन न्यायालय को ज्ञात नहीं था, और इसी चोट के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए अब यह हत्या है, ठीक है ना। क्योंकि 300 कहता उस काम के कारण, काम में और परिणाम में अगर प्रॉक्सिमेट रिलेशन है देन डेथ विल बी कंसीडर्ड बाय द लॉ एज अ मर्डर। अब ये मर्डर है, लेकिन मर्डर का होना न्यायालय को ज्ञात ही नहीं है, तो बाद में जब पता लगे कि नहीं मर्डर हो गया तो इसका विचारण दोबारा हो सकेगा, लेकिन शर्त क्या, दोष सिद्ध हुआ हो। अगर 307 के लिए दोष मुक्त हो गया और बाद में मर गया तो काय हो जाएगा, तो काय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां इसलिए ध्यान यह रखना है कि 300 सबसेक्शन 3 में दोष सिद्ध होना चाहिए व्यक्ति, यहां दोष मुक्त की बात नहीं है, क्योंकि परिणाम पैदा होते थे उस कार्य से, और परिणाम या तो पैदा उस समय हुए नहीं थे जिस समय प्रथम वर्णित अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया, या परिणामों का पैदा होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था, तो फिर अभियुक्त को क्या होगा, उस दशा में जबकि उसे पूर्व में दोष सिद्ध किया गया तब अंतिम वर्णित अपराध यानी परिणाम, जो अंतिम वर्णित अपराध कौन से, परिणाम, उनके लिए उसका विचारण किया जा सकेगा और उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त जो भी हो किया जा सकेगा, ठीक है ना।